गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने लास्ट पॉइंट जो चल रहा था, जो भी नंबर थे 5 या 6 याद नहीं है मेरे को, किलेट वलयों की संख्या, किलेट वलयों की संख्या, किलेट वलयों की संख्या, इसमें लिखा था स्थायित्व समानुपाती होता है किलेट वलयों की संख्या। जितना आपके काम का है, जितना आपके सिलेबस में है, वो तो कल अपने बात कर चुके हैं। अब उसके एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या हो सकता है वो 12 तक जरूरत नहीं है, सुन लो, कंपटीशन में काम आए। अगर मान लीजिए अलग अलग पॉइंट पे बात करूं मैं, जैसे कल मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्स दिए CU EN EN CL CL, एक तो ये दिया था Cu+2 अवस्था में, दूसरा मैंने इसको A मान लिया, कंपाउंड A। दूसरा मैंने दिया था आपको ये वाला कंपाउंड Cu EN EN आवेश प्लस का 2, इसको मैंने B मान लिया। तीसरा दिया था Cu EN CL, इसको मैंने कंपाउंड C मान लिया। अब ऐसा समझो कि D9 कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, D9, ये 5 D कक्षक थे, इस तरह से विभाजित हो गए। अब ये सोचो 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चाहे जेड आउट हो चाहे जेड इन हो, ये असममित है कि नहीं है? असममित और इजी असममित है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, परबल विकृतीकरण होगा। परबल विकृतीकरण होने का मतलब ये टेट्रागोनल में चेंज होगा। तो टेट्रागोनल में चेंज होने के दो तरीके, या तो जेड इन या जेड आउट। अब समझो ये कोई साइक्लिक रिंग है, ऐसे बन रहा है, समझना, ऐसे कोई साइकिल बन रही है। अब यहां जो बंद बनना चाहिए वो बंद यहां वाला यहां बने, तो इस रिंग को ऐसे फैलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? या मान लीजिए यहां बढ़ना चाहे तो इस रिंग को सिकुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब रिंग के अंदर तनाव आएगा। कब तनाव आएगा? जब या तो जेड आउट हो जाए या जेड इन हो जाए। तो अब इसमें समझना ध्यान से, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इस जेड एक्सिस के ऊपर ये वलय बनी हुई है, ये वाली जेड एक्सिस चाहे छोटी हो तो भी इस वलय में तनाव आएगा, क्योंकि इसको सिकुड़ना पड़ेगा। जेड एलोंगेशन हो जाए, जेड एक्सिस बढ़ जाए, तब भी इसमें तनाव होगा। इसका मतलब इसमें जॉन टेलर प्रभाव के कारण वलय में तनाव उत्पन्न होगा, जिससे स्थायित्व घटेगा। सेम सिचुएशन इसमें, ये भी तो जेड एक्सिस को ले रहा है यूज में, इसमें भी तनाव आएगा। यहां जेड एक्सिस फ्री है, जेड एक्सिस के ऊपर कोई वलय नहीं बनी, तो इसमें कोई तनाव नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे ज्यादा स्थायी होगा, सी बात। इसमें 3 वलय है, इसमें 2 वलय, फिर भी यह ज्यादा स्थायी है। जबकि अपने पीछे इसमें सूत्र में क्या पढ़ा था कि वलयों की संख्या ज्यादा हो तो स्थायित्व ज्यादा होगा, बट ये अपवाद है, क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हुआ है। अब इन दोनों की बात करें, तनाव तो दोनों में है, तो तनाव वाला कारक तो बराबर हो गया। अब बचा रिंग की संख्या, इसमें 2 रिंग है, इसमें एक एक्स्ट्रा रिंग है, इसका मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो क्या क्रम आएगा? ए, इससे ज्यादा स्थायी होगा बी, सबसे ज्यादा स्थायी होगा सी। ये इनके स्थायित्व का क्रम है।
और 100% आप एग्जाम में इसको ज्यादा स्थायी बता के आओगे। तो यहाँ किलेट वलयों की संख्या काम नहीं आती। ये इसलिए बताया कि आपने जो पीछे पढ़ा है 12th वाला में, उसके हिसाब से आप कंपटीशन में गलत नहीं कर लो। इसलिए याद रखना है D9 के अंदर 3 वलय यदि बन गई तो वो 2 से कम स्थायी होगा। 2 में भी चेक करना है जेड एक्सिस फ्री होनी चाहिए, तब तो स्थायित्व ज्यादा, अन्यथा कम। ऐसी मान लो और बात करें इसमें, ये मान लीजिए मेरे पास 2 कंपाउंड है COEN होल थ्राइस प्लस 3, या मेरे पास ये कंपाउंड है COSC होल थ्राइस। SAC क्या होता है सब पता है, एसिटिल एसिटोनेटो लिगेंड था, द्विदंतुक था, -1 आवेश होता है, ये सारी बात पता है। अब इसमें मान लीजिए ये द्विदंतुक है, ये भी द्विदंतुक है, इसमें वलय कितनी बनेगी 3, इसमें वलय बनेगी 3, दोनों में 3-3 वलय बनेगी। इसमें एसिटिल एसिनेटो का सूत्र ये है, CH3। इसमें नेगेटिव सिंगल डबल सीक्वेंस में ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो ये यहां पे। इसमें अनुनाद होता है, जो मैंने लिगेंड करवाते समय भी करवाया था। इस लिगेंड में इथाइलिन डाइएमीन में अनुनाद नहीं होता, अनुनाद नहीं, इसमें अनुनाद है। जहां अनुनाद हो वहां स्थायित्व ज्यादा होता है, तो इस संकुल की तुलना में यह संकुल ज्यादा स्थायी। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट, इसमें CO+3, इसमें भी CO+3, जिसका चार्ज इससे उदासीन हुआ है। बस लिगेंड द्विदंतुक इसमें भी है, इसमें भी है, बट इस लिगेंड में अनुनाद नहीं होता, इस लिगेंड में अनुनाद होता है। और ऐसी समझना, अगर मान लीजिए मैक्रो रिंग्स वाला लिगेंड जुड़े, मैक्रो रिंग लिगेंड, तो उसका स्थायित्व अन्य लिगेंड की तुलना में ज्यादा होगा। जैसा मान लीजिए Ag+ के साथ में मैंने इस लिगेंड को बाइंड किया, इथाइलिन डाइएमीन, एक मैंने पूरे पे चार्ज लगा देता हूं +1, एक मैंने Ag+ के साथ इसको बाइंड किया, समझना यहां N है, ठीक है, यहां N, ये +1 चार्ज। इस लिगेंड का नाम है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, लिगेंड का नाम है, पहले लिखा हुआ आपके ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। यहां इथाइलिन डाइएमीन था, यहां एक ही वलय बन रही थी, यहां देखो ये 3 रिंग पहले से है, ये मैक्रो रिंग वाला है, इसलिए मैक्रो रिंग वाले का स्थायित्व छोटी रिंग वाले से ज्यादा होगा। जबकि वलय बराबर, इसमें भी एक रिंग बनी, इसमें भी एक रिंग, बट इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। Ag+ Cu+2 Ni+2, इनकी बात करें, इसकी समन्वय संख्या होती है 2, इनकी समन्वय संख्या होती है 4। मान लीजिए मैंने इसमें रिंग बनाना चाहा, AgEn होल ट्वाइस प्लस, इसमें रिंग बनाना चाहूं CuEn होल ट्वाइस +2, NiEn होल ट्वाइस +2। अब ये देखो रिंग तो दोनों में बन रही है, यहां पे Ag का संकरण होगा sp, Ag के साथ 2 बंध बने तो संकरण संख्या कितनी, 2, संकरण हुआ sp। यहां Cu+2 Ni+2 कोई दूसरा भी लिगेंड आ सकता है, तो संकरण कौन सा होगा, dsp2 या sp3। sp संकरण रेखीय आकृति का होता है, रेखीय, जबकि ये रेखीय नहीं होते, वर्ग समतलीय या चतुष्फलक के होते हैं। अब तो एक सीधी रेखा में वलय कैसे बने,
भी sp संकरण का मतलब ये रेखीय संरचना बनाना चाहेगा, जबकि वलय जो होती है वो एक रेखा में नहीं बन सकती। इसलिए Ag के जो किलेट संकुल बनते हैं वो कम स्थायी होते हैं। Ag के किलेट कम स्थायी होते हैं, जबकि कॉपर और Na+2 के जो किलेट Ag की तुलना में क्या होंगी, ज्यादा स्थायी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल sp संकरण होगा। ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहे तो कोई जरूर नहीं है, एग्जाम में कंपटीशन में अचानक याद आ जाए तो इनका आंसर बताना है। वलय कितनी बनेगी एक लिगेंड से? वलयों की संख्या, वलयों की संख्या, वलयों की संख्या होती है दंतुकता, दंतुता -1। दंतुकता का मतलब लिगेंड कौन सा है, एक दंतुक है, द्विदंतुक है, ये बहुदंतुक है, कौन सा है। जैसा मान लो मैंने इथाइलिन डाइएमीन की बात की, ये द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? द्विदंतुक। तो इसकी दंतुता 2 है, 2 में से गया कितना बचा? 1। तो इथाइलिन डाइएमीन एक ही वलय बनाता है। अगर मान लो मैंने इस यौगिक की बात की COEN3 और मैंने पूछा इसमें टोटल वलय कितनी है, तो आप बताओ टोटल वलय कितनी होगी? 3। इथाइलिन के लिए फाइंड कर लिया, एक वलय बनती है, तो 3 से कितनी वलय बनेगी? 3। ऐसे मान लो मैंने EDTA लिया, EDTA, इसका संकुल सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ये पहले भी बताया था। ये हेक्सा दंतुक है, इसकी दंतुता होगी 6, 6 - 1 कितनी वलय बनाएगा? 5। तो EDTA का संकुल सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अगर मान लो एक तो मैं ये लिखूं COEN3, एक मैं ये लिखूं COEDTA-1, दोनों में CO+3 है, बट ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। अब अगर मान लीजिए वलयों की संख्या जो थी, इसको एंट्रोपी के आधार पे समझाएं, एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन के आधार पर व्याख्या किसकी? किलेट वलयों की। तो अपनी ये देखना है, 11th में पढ़ा होगा, डेल्टा S धनात्मक हो, मतलब किसी प्रक्रिया में एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्थायित्व बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा, मतलब वो उसमें परिवर्तित होना चाहेगा, मतलब वो स्वतः प्रक्रम होगा, स्वतः चेंज होना पसंद करेगा। यानी कि स्वतः प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होना चाहिए? धनात्मक। ये धनात्मक होगा तो Dg ऋणात्मक होगा। अब क्रिया समझना, मान लीजिए मेरे पास ये संकुल था CONH3(6+3), मैंने इसकी क्रिया 3 मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइएमीन से कराई, ये यौगिक बन गया COEN3 + 6NH3। यहां अभिकारक साइड में टोटल मोल कितने हैं? तो टोटल मोल एक तो इसका है और 3 इसके हैं, कुल मोल कितने हैं? 4। यहां कुल कितने मोल है? 1 इसका और 6 इसके, कितना है? 7। एंट्रोपी आपने 11th में पढ़ा है, मात्रात्मक गुण है, मात्रा बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। इसी के आधार पर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था ऐसे समझना, मैंने ऐसे लिखा PC1389, ये सीक्वेंस में नहीं है, इसका मतलब ये अव्यवस्थित है। सीक्वेंस में से लिखता ABCD या 1 2 3 4, ये अव्यवस्थित है। और एक देखना, ये भी अव्यवस्थित है, 7 50 13 19 PH T Q I 89 F G।
ये भी अव्यवस्थित है, ये भी अव्यवस्थित है। इसमें मात्रा कम है इसलिए आपको ये इजीली याद हो जाएगा, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी कम है। इसमें मात्रा ज्यादा है इसलिए एंट्रोपी ज्यादा है। तो अब देखो यहां 4 मोल थे, यहां 7 मोल है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। इसका मतलब ये कम एंट्रोपी से ज्यादा एंट्रोपी की तरफ गया, तो अंतिम एंट्रोपी ज्यादा है, प्रारंभिक कम है, अंतिम में से प्रारंभिक घटाए तो एंट्रोपी परिवर्तन कैसा आएगा? धनात्मक। बस इतना बहुत है इसके लिए। नेक्स्ट कारक समझना, नंबर देख लेना 6, 7 जो भी नंबर आए आपके हिसाब से। आपके बुक में ऐसे दे रखा है लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति। इसको बहुत अच्छे से समझना, आपकी बुक के हिसाब से बहुत इजी है। लिगेंड की प्रकृति अपने ये कह रहे हैं कि संकुल किससे बनता है? धातु और लिगेंड से। तो मैंने पहले धातु पे वर्णन कर दिया कि धातु पर उच्च आवेश होना चाहिए, ये मैंने बात करवा दिया पॉइंट नंबर 3 में। फिर मैंने कहा धातु का छोटा आकार होना चाहिए, छोटा आकार। ये 2 चीजें होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। अब जब इस पे डिपेंड कर रहा है तो इस पे भी डिपेंड करेगा। आसानी से संकुल कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दे, इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दे, आसानी से दे। अब समझो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लुईस एसिड बेस थ्योरी के अनुसार क्या कहलाता है? लुईस बेस, लुईस बेस, लुईस क्षार कहलाएंगे। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो प्रबल क्षार, आसानी से नहीं दे वो दुर्बल। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वही तो आसानी से संकुल बनाएंगे। इसका मतलब इसमें ये दिया संकुल यौगिक का स्थायित्व समानुपाती होता है लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय प्रवृत्ति। और एलाइड के लिए बेसिक स्ट्रेंथ ये I माइनस Cl माइनस Br माइनस, सॉरी ये गलत लिख गया, Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ है। तो इससे समझना स्थायित्व समानुपाती है लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ के, और ये लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन बनाएगा? स्थायी संकुल कौन बनाएगा? फ्लोराइड। और सबसे दुर्बल आयोडाइड। तो मान लीजिए आपकी बुक में ऐसे एग्जांपल दे रखा है CO I6-3, CO Br6-3, CO Cl6-3, CO F6-3। सबसे स्थायी संकुल कौन सा होगा? लास्ट वाला। इसका मतलब स्थायित्व का इनका बढ़ता क्रम ये होगा, ये स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। अब देखो, एक लाइन में आपके बात खत्म कर दी कि लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो स्थायित्व ज्यादा होगा, और ये क्रम भी दे दिया, आपने रट भी लिया और इसको कर भी दोगे एग्जाम। अब मान लीजिए एग्जाम में मैंने ऐसे दिया CuI4 +1 भी ले सकता हूं, +2 भी ले सकता हूं, मान लो +2 लिया तो -2, CuBr4 -2, CuCl4 -2, CuF4 -2। इनके स्थायित्व का क्रम पूछा। तो आपको देखो संकुल का निर्माण कांस्टेंट नहीं दे रखा, वियोजन कांस्टेंट नहीं दे रखा, वलय बढ़ नहीं रही, धातु सब में सेम है Cu+2, Cu+2 मतलब आवेश सेम है, आकार सेम है, केवल लिगेंड चेंज किए।
अगर आप इसकी पूंछ पकड़ के चले गए कि लिगेंड की बेसिक नेचर ज्यादा होने पर स्थायी संकुल बनेगा, तो आपका ऑर्डर ये आ जाएगा, ये सबसे स्थायी, ये सबसे कम स्थायी। इसी पॉइंट को आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस कंसेप्ट। आप ये मान लो कि आपके बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, केवल सुनना है आपको, इसलिए सुनना है कि आपको संकुल के स्थायित्व की बात पता चले। क्या लिखा है मैंने? हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। तो देखो मैंने बेस को दो भागों में बांटा, बेस होते 4, इनको दो भागों में बांटा। नंबर 1 हार्ड बेस, नंबर 2 सॉफ्ट बेस। ऐसी मैंने एसिड को दो भागों में बांटा, एसिड अम्ल, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड। आपने कभी जिंदगी में भी ये नाम नहीं सुने होंगे, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड। 11th में जो एसिड बेस पढ़े वो अलग है, ये अलग है, ये आपके एमएससी में आते हैं, आपने किस लिए पढ़ी होगी, इसको समझना। हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला, बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला। तो हार्ड बेस का मतलब है ऐसे बेस जिनकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उच्च हो, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, मतलब विद्युत ऋणता अधिक होनी चाहिए। विद्युत ऋणता अधिक होगी तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो फायान का नियम पढ़ा होगा आपने, धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण होता है। ज्यादा ध्रुवण कब होगा? जब ऋणायन का आकार बड़ा हो। इसका मतलब यहां तो आकार छोटा है क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब निम्न ध्रुवण। निम्न ध्रुवण कौन कौन से लिगेंड होंगे? जिनमें दाता परमाणु फोन का कोई अवयव हो। यदि दाता परमाणु F है या O है या N है, आपको पता है इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, तब तो कौन सा हो जाएगा? हार्ड बेस। सॉफ्ट समझना, जिनकी विद्युत ऋणता कम हो, विद्युत ऋणता निम्न हो। जिनमें विद्युत ऋणता कम है तो आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा इसका मतलब उच्च ध्रुवण क्षमता होगी, उच्च ध्रुवण क्षमता। एग्जाम्पल पूछे कि इनमें दाता परमाणु कौन से होनी चाहिए, तो यहां तो अपनी ये था कि फोन से जुड़ना है, और यहां लिखना है पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर। अगर दाता परमाणु फास्फोरस हो, या दाता परमाणु सल्फर हो, या दाता परमाणु आयोडीन हो, तब बेस कैसे बनेंगे? सॉफ्ट। हार्ड एसिड, जो ये वाला लिखना है हार्ड बेस वाला, निम्न ध्रुवण, निम्न ध्रुवण, जिनकी ध्रुवण क्षमता कम हो, इसमें लिखना है उच्च ध्रुवण, उच्च ध्रुवण। ये हार्ड एसिड, हार्ड बेस है। आप इतना याद रखो, संक्रमण तत्व आते हैं, या ऐसे मानो एस ब्लॉक में चाहे फर्स्ट ग्रुप के आयन आए चाहे सेकंड ग्रुप के आए, मतलब जैसे हेलिना आए चाहे सेकंड ग्रुप में बेटा, कन्याकार, सुंदर, कुछ भी आए, वो सारे हार्ड है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 तक हार्ड यार्ड आते हैं, 13, 14, 15 भी काफी मेटल जो है वो हार्ड में चली जाएगी। डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम का मतलब ग्रुप 3 का सदस्य, ग्रुप 3 से मैग्नीज ग्रुप 7 तक, वहां तक तो हार्ड में आते हैं। उसके बाद लास्ट में जाएंगे निकल, कॉपर वगैरह, वो सॉफ्ट में आ जाएंगे, और बीच के आते हैं बॉर्डर लाइन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको ये याद हो जाएगी टेबल। पहले मैं बेस के लिए बता रहा हूं, समझना। हार्ड बेस, हार्ड बेस में सीधा समझना, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा? ऑक्सीजन। तो अभी मैंने बताया था हार्ड बेस फोन का भी होगा, कौन आगे दाता? ऑक्सीजन। तो O वाले कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H10, ये सारे ऑक्सीजन वाले आ गए। समझ में आ गई बात? ये सारे हार्ड होंगे। फिर फोन का वेव फ्लोरीन आ गया, ये रहा F-। फिर N के ले लिए सारे, देखो NH3, N2H4, RNS2, जिनके पास लोन पेयर है, ये सारे हार्ड बेस है। सॉफ्ट में मैंने बताया था PSI आना चाहिए, तो आयोडीन भी इसी में आएगा। देखो S डोनर एटम है, R2S, RS, RS, इसमें डोनर एटम S है, S, इतना ही है। फास्फोरस के देखो R3P, RO3P, 2 ही है। अब जिस ग्रुप में फास्फोरस है उसी ग्रुप में फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आर्सेनिक, ये तो दोनों सेम हो गए अप्रोक्सीमेट। R3S साइनाइड हो गया, कार्बन जुड़ेगा इसमें, नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा। RNC हो गया, CO हो गया, C2H4, बेंजीन, H-। ये तो सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड बेस है। ये बीच वाले, इन दोनों के बीच में, कभी इनके साथ काम करेंगे, कभी इनके, मतलब इधर वाले आगे तो ये सॉफ्ट और इधर वाले आगे तो इनके साथ ये हार्ड है, ये बीच वाले कहलाते हैं। ऐसी एसिड बेस देखना, हार्ड एसिड जैसे H+, Li+, Na+, K+, पहले ग्रुप के आगे Be+2, ये प्लस है इन सब पे, +1, +1, +1, +1, +2, +2, आइन, आइन लिख दिया मैंने कि इन सब के आइन की बात करें प्लस आइन होगा। Sr+2 है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, एक्टिनोइड F ब्लॉक के कुछ तत्व है, ये सारे के सारे हार्ड है। ये वाले सॉफ्ट है, जैसे कॉपर है, Ag है, कॉपर है, Ag है, Au है, Tl है, Hg है, Pd है, Pt है। ये वाले 0 वैलेंट मेटल आयन है, जिन ऐसे धातु परमाणु जिनकी संयोजकता 0, और ये बॉर्डर लाइन में आता है। टेबल को आप पॉज करके आराम से आप 2-4 आइंस लिख लो जो याद रह जाए कॉमनली, जो ज्यादातर काम आते हैं। जैसे ये वाले काम नहीं आएंगे आपके ये काम आएंगे Fe, क्रोमियम, कोबाल्ट वगैरह, कॉपर, निकल, Ag, इनका मोस्टली याद रखना है। अब कहानी समझना ध्यान से। अब मैं ये कहूं कि गधा गधे के साथ ही खुश रहेगा, इंसान के साथ रिवर्स कर दो, एक गधा इंसान के साथ है, दूसरा इंसान गधे के साथ, दोनों ही दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब अगर जो कॉम्प्लेक्स बना वो इससे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, जो संकुल बना वो किससे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो भी संकुल बनेगा वो स्थायी संकुल होगा, स्थायी संकुल। अगर वीक एसिड और वीक बेस से संकुल बना, स्थायी संकुल होगा। गधा गधे के साथ रहे तो खुश, इंसान इंसान के साथ रहे तो खुश, एक जैसे है खुश है। अगर ये सिचुएशन आ गई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या ये आ गया मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे अगर कोई संकुल बन गया तो वो अस्थायी होंगे, अस्थायी संकुल। अब बात समझना, CO+3 ये हार्ड एसिड है, क्या है, हार्ड एसिड। F- ये हार्ड बेस है। अब बताओ इन दोनों के मिलने से जो संकुल होगा वो कम स्थायी होगा या ज्यादा स्थायी? हार्ड के साथ मिल रहा है, स्थायी संकुल बनेगा। तो यहां जो सिचुएशन थी वो थी CO+3 हार्ड था, तो इस हार्ड के साथ तो हार्ड आएगा तभी तो स्थायी बनेगा। ये तो सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड एसिड है। तो देखो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस कहां से स्थायी होगा, स्थायी तो यही होगा। ऐसी Cu+2, यहां कौन है, Cu+2, देख के आओ, Cu+2, Cu+ और Cu+2 इसी में आएगा, इधर तो नहीं है ना, नहीं है, ये रहा Cu+1, Cu+2, Ag+, Au+, Pd+, Hg, Cd, Pt, जो लास्ट में आता है
मतलब ग्रुप नंबर 9, 10, 11, 12 के आसपास जो आते हैं वो वाले सारे के सारे सॉफ्ट एसिड हैं। तो अब ये बताओ कॉपर कैसा है? सॉफ्ट। कॉपर कैसा है? सॉफ्ट। आयोडीन कैसा है? बेस में आ जाओ। आयोडीन, इसमें आया नहीं क्या आई माइनस, किधर डाल गया? एफ आ गया, Cl आ गया, ये दोनों हार्ड में आ गए, ज्यादा हार्ड एफ है उससे कम Cl। Br बॉर्डर लाइन में आ गया, एफ वीक में आ गया, सॉरी आई ये सॉफ्ट में आ गया। हार्ड में कौन आया? एफ और Cl। ज्यादा हार्ड कौन? एफ, उससे कम Cl। ये थोड़ा इससे कम बॉर्डर लाइन में आ गया, और ये किस में आ गया? सॉफ्ट में। अब बताओ ये सॉफ्ट बेस है, सॉरी सॉफ्ट एसिड, तो ये तो सब में सॉफ्ट एसिड हो गया। सॉफ्ट एसिड ये है मेरे पास में सॉफ्ट बेस, ये मेरे पास में हार्ड बेस। कौन सा स्थायी होगा? जो एक जैसों से बने, तो कोई सा ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला संकुल सबसे ज्यादा स्थायी होगा और ये वाला सबसे कम होगा। अब सोचो, अगर आप अपने 12th की बुक की इस लाइन को पढ़ के चले गए और इससे आंसर ढूंढना शुरू किया, क्योंकि आपकी बुक में जब ये दिया कि स्थायित्व लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अरे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के साथ साथ इससे क्रिया करने वाले धातु की एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। उन्होंने क्या किया कि यहां एफ सबसे स्ट्रांग था, तो धातु कोबाल्ट स्ट्रांग लेके चले, हार्ड एसिड लेके चले। अगर मैं यहां सॉफ्ट मेटल ले लेता, ये वाली ले लेता, यही अब तो याद ही आपको, इतना याद रखो, लास्ट में जो आते जैसे निकल, कॉपर, एजी, उसी के साथ में पीटी, पीडी, एचजी सारे वो सॉफ्ट है, उधर एफ ही, कोबाल्ट वगैरह वो हार्ड के अंदर आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है समझना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। Pt+2 निम्न में से किसके साथ स्थायी संकुल बनाता है? निम्न में से किसके साथ स्थायी संकुल बनाता है? ऑप्शन आएंगे ऐसे I-, F-, Br-, I-। अब आपने देखा कि ये वाला Pt+2 जो है ये सॉफ्ट एसिड है, तो ये स्थायी संकुल किसके साथ बनाएगा? सॉफ्ट बेस के साथ। सॉफ्ट बेस कौन है? इसके साथ। और अपन अगर इसको आपकी बुक वाले से चले जाते हैं तब ये सोचते जिस लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो स्थायी बनाएगा, अगर अपने आंसर लेके आते हैं एफ। इसी क्वेश्चन को ऐसे देता Mn+2 किसके साथ स्थायी संकुल बनाएगा? I-, Br-, Cl-, I-। किसके साथ बनाएगा? तो अब ये चेक करना है, ये मैग्नीज 7 नंबर पे आ जाता है, तो यहां मैग्नीज क्या है? हार्ड एसिड। मैग्नीज हार्ड एसिड है, तो हार्ड कौन सा है सबसे? ये एक डबल रिपीट हो गया, F-। तो कौन सा हो जाएगा? F-। क्यों? क्योंकि हार्ड बेस, हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस आना चाहिए। तो अब ये कई बार एग्जाम आता है कि इसके साथ कौन बनाएगा, जैसे ये दे दिया Pd+2, ये सॉफ्ट। तो इसका मतलब आपको दो ही चीज याद रखनी है, एक तो ये अच्छे से याद करनी है आपको कि एक जैसे जुड़े तो स्थायी संकुल बनेगा, अलग अलग तरह के जुड़े कैसे जुड़े, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक वाला जुड़ा तब कैसा बनेगा? ऐसे। ये सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड, ऐसे कैसे जोड़ो? अब ये जो टेबल है ना, केवल ये टेबल ही काम किया आपको, और कुछ नहीं। टेबल रटनी नहीं है, इस टेबल को थोड़ा सा देख लो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में। आपको ऐसे लगने लग जाएगा हाँ ये तो यार वीक वाली साइड में था। जैसा मान लो ये दिया, क्या है ये? हार्ड बेस है।
अब इस कार्बोनेट का संकुल मेरे को इनमें से बनाना हो तो बताओ हार्ड के साथ स्थायी बनाएगा या सॉफ्ट के साथ? तो हार्ड के साथ स्थायी संकुल बनाएगा। तो आपको ऐसे दे देंगे La+3 दे दिया, Al+3 दे दिया, CO+3 दे दिया और इधर से Hg+2 दे दिया और क्वेश्चन दिया कि कार्बोनेट किसके साथ स्थायी संकुल नहीं बनाता। तो ये तो तीन वो हार्ड था, ये तीनों हार्ड है, इसके साथ स्थायी बनाएगा, इसके साथ स्थायी नहीं बनाएगा। ऐसी मान लीजिए इसमें ये देखो R2S कैसा है, सॉफ्ट बेस है। क्वेश्चन आ गया R2S किसके साथ स्थायी संकुल नहीं बनाता? एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक इधर से दे दिया Sr+2, तो इसके साथ नहीं बनाएगा। तो अपने कई बार सोचेंगे Sr का ज्यादा स्थायी, कई बार सोचेंगे इसका, तो वो डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस दोनों सेम स्ट्रेंथ के होने चाहिए। इस तरह से ये लगभग पूरा हो गया। फिर भी एक पॉइंट और आपको लास्ट बता देता हूं, फिर बात खत्म करूं। वैसे सिलेबस में नहीं आपके, फिर भी लिख देता हूं। संकुलों की ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति सीधा याद रखना है। संकुलों की स्थायित्व जो होता है वो CFSE पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? CFSE पर। और CFSE का क्रम अपने ये लिखा था डेल्टा S, डेल्टा O, डेल्टा T। जिसकी CFSE ज्यादा होगी उसके संकुल ज्यादा स्थायी होंगे। इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्यादा स्थायी होंगे, टेट्रागोनल कम, टेट्राहेड्रल कम स्थायी होंगे। ये तो आपने पढ़ा था ना, डेल S बराबर 1.3 डेल्टा O होता है, डेल्टा O बराबर 9/4 डेल्टा T होता है, 4/9 डेल्टा T, वो सारा आपके पढ़ा हुआ है। तो ये इनके CFSE का ऑर्डर है। बाकी आपकी बुक में तो 3 मिनट का काम है, छोटी छोटी 4 लाइन। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल अपने अनुप्रयोग करेंगे इनके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।